डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये वो सभी प्रश्न हैं जो हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 100 जीके के क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार बता दे रही हूँ, अगर आपको भी जीके में कन्फ्यूज़न रह जाता है, डर रहता है कम नंबर आएंगे, कम मार्क्स आएंगे, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखना है ना। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले ही 250 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं उसे भी, तो चैनल पर जाकर उसे भी देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है उस देश का नाम जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, बताइए। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो याद रखिएगा जापान देश को। ठीक है, जापान ये वही देश है जिसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट में पहले तो आप नोट करेंगे इसे, और एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपको कहीं भी डाउट रह जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो उसे छोड़ना नहीं है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो, तो उसमें जब गांधी जी अनुपस्थित रहते थे, तो उसका नेतृत्व कौन करता था। तो याद रखिएगा अरोड़ा आसफ अली ने। जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था गांधी जी के अनुपस्थिति में, अरोड़ा आसफ अली ने उसका नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है। जो अफगानिस्तान का संसद है उसका नाम है शोरा, याद रखिएगा। क्या नाम है, शोरा, याद रखिएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये अफगानिस्तान के संसद का नाम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है। जो अमरावती बौद्ध स्तूप है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती बौद्ध स्तूप। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था। जो इल्तुतमिश था दिल्ली का सल्तनत बनने से पहले वो किस कार्य में कार्यरत था, किस रूप में था, वो कार्य कर रहा था वहाँ पर। तो याद रखिएगा बदायूं का प्रशासक। ठीक है, बदायूं का प्रशासक था जब वो दिल्ली सल्तनत नहीं बना था। वो जो इल्तुतमिश था उसकी बात की जा रही है। ठीक है, उसके पहले की बात की जा रही है, वो बदायूं का प्रशासक था उसके पहले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज को क्या कहा जाता है। जो नीदरलैंड सरकार होती है उसके दस्तावेज को ऑरेंज बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑरेंज बुक कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑरेंज बुक कहा जाता है जो नीदरलैंड सरकार के दस्तावेज होते हैं उसे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के लेवल कितने अच्छे हैं, किस लेवल के हमने क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर दिए होंगे, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। जो रेल पथ होता है उसके नैरो गज की चौड़ाई पूछी गई है आपसे। तो याद रखिएगा 2 फीट 6 इंच होता है। कितना होता है, 2 फीट 6 इंच होता है। ये याद रखिएगा, ये रेल पथ के नैरो गज की चौड़ाई होती है 2 फीट 6 इंच। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होती है। अमीबा में कितने सेल होती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 1 होती है। कितने सेल होती है अमीबा में,
1 होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको भले ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया, अगर आपको नहीं आता है तो उतने ही नंबर कटेंगे आपके जितने हर एक क्वेश्चन के कटते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे अगर पुराने वाद्य यंत्र की बात की जाए तो वो वीणा है। ठीक है, याद रखिएगा, वीणा जो है ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हवा महल कहाँ स्थित है? अगर हम हवा महल की बात करें तो वो जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, हवा महल बार बार पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर गेम निर्माता कौन है? विश्व की बात की जा रही है यहाँ पर, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर गेम निर्माता की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा सेगा है। कौन है? सेगा। सेगा इसे इंपॉर्टेंट में आप नोट करेंगे। ठीक है, सेगा याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर गेम निर्माता है ये। इंपॉर्टेंट में पहले सबसे पहले इसे नोट करिए आप लोग। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर गेम निर्माता सेगा है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या है? देश का क्या नाम है? भारत, है ना। इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर देश का नाम पूछ लिया जाए तो भारत है, आंसर करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सरिस्का किस राज्य में स्थित है? जो सरिस्का है वो किस राज्य में स्थित है अगर पूछ लिया जाए तो आंसर करिएगा राजस्थान में। जो सरिस्का है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का पहला युद्ध। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए कब लड़ा गया था, समय पूछ लिया जाए आपसे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस सन में लड़ा गया था, तो वो सन याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, ये सन वही है, 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। ये सन भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसे ध्यान से, भूलिएगा नहीं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? यानी कि बिहार का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? अगर उस सन की हम बात करें जब भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा आप लोग, यही सन है, ये वही समय है जब भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? अगर खजुराहो के मंदिर की बात की जाए आपसे तो आंसर करेगा मध्य प्रदेश में। एमपी में स्थित है खजुराहो का मंदिर। ठीक है, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? देखिए अगर राष्ट्रीय गान की बात की जाए किसके द्वारा लिखा गया है तो आंसर करिएगा आप लोग सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, एक तो आंसर ये निकल कर आ गया। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गान लिखे हैं भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये तो ठीक है सबको पता है, पर भारत के अलावा किसी और एक देश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है, तो वो याद रखिएगा वो देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा के ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो व्यक्तिगत ट्रैक स्पर्धा होती है उसके ओलंपिक के फाइनल में, ठीक है, फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला की अगर बात की जाए तो वो है पीटी उषा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी? जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है सबसे पहले मापी गई थी इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज के द्वारा नापी गई थी पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले, याद रखिएगा इसे। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
प्रथम राष्ट्रपति की बात की जा रही है भारतीय गणराज्य के, तो याद रखिएगा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आप याद रखेंगे। ये भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम, जो कोई भी कहीं भी किसी भी फील्ड में प्रथम रहता है, पहले रहता है, उसका नाम हमेशा पूछा जाता है। तो अगर राष्ट्रपति की बात कर दी जाए आपसे तो राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आप याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति की बात कर दी जाए आपसे तो आंसर करेगा तेजिंग नार्गे, एडमंड हिलेरी। ठीक है, तेजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ये पहले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। याद रखिएगा, जैसा कि हम अभी आपको बताएं कि जो कहीं भी किसी भी फील्ड में प्रथम रहता है, पहले किया रहता है, तो उसका नाम आपसे जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे लोगों का नाम आपको नहीं भूलना है। ठीक है, कितना महान काम करते हैं ये लोग। पहला रिकॉर्ड बना पाना बहुत बड़ी बात होती है ना, तो इनका हमें नाम नहीं भूलना है। तो आप भी नाम याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले यानी कि प्रथम व्यक्ति थे तेजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? अगर कारगिल कस्बा पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कारगिल कस्बा स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? जो हीटर का तार होता है वो किस चीज का बना होता है? याद रखिएगा नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। नाइक्रोम याद रखिएगा, ये इसी का बना होता है जो हीटर का तार वगैरह होता है। घर में आप हीटर देखे भी होंगे तो जान लीजिए कि नाइक्रोम का बना होता है वो तार। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? उस बृहत मंदिर का नाम आपसे पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर। जो अंकोर वाट का मंदिर है ये वही बृहत मंदिर है जिसकी प्रारंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अगर गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की बात कर दी जाए आपसे तो वैशाली में की गई थी। याद रखिएगा, ठीक है, वैशाली में की गई थी गौतम बुद्ध जी द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो याद रखिएगा केले का पेड़। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपसे ये सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है ना। बस आप हर एक क्वेश्चन पर ध्यान जरूर दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन इजी हो टफ हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको नंबर उतने ही दिलाएगा, चाहे क्वेश्चन टफ रहेगा चाहे इजी रहेगा। अगर गलत होता है तो नंबर उतने ही कटेंगे, वो मैटर नहीं करता कि वो क्वेश्चन टफ था या फिर इजी था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि केले के पेड़ में लकड़ी नहीं पाई जाती है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? शरीर का ऐसा वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर यूरिया बनता है? तो लीवर। याद रखिएगा, यकृत, हिंदी में यकृत कहते हैं लीवर को, यहीं पर यूरिया का निर्माण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? एमपी की राजधानी पूछी गई यहाँ पर, तो भोपाल। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आगे क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर, तो याद रखिएगा काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। काबुल ये वही शहर है जो अफगानिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा इसे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? अगर भारतीय संविधान के ब्लूप्रिंट की बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को समझा जाता है। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसे ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। ठीक है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? जो बड़ा इमामबाड़ा है वो लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे आप नोट डाउन करिए सबसे पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिला है ये। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे और याद भी रखिएगा कि जो बड़ा इमामबाड़ा है वो लखनऊ में स्थित है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 33, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? जो चेतक घोड़ा है
वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। ठीक है, कहानियों में, हर एक कहानी में आप सुने भी होंगे कहीं ना कहीं या फिर पढ़े ही होंगे। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसका नाम चेतक था। ठीक है, चाहे क्वेश्चन जैसे भी पूछे आप आंसर करने को तैयार रहिएगा, घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले तो आप घबरा जाएं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 34, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? बीजगणित के क्षेत्र में पूछा जा रहा है तो भास्कर जी को याद रखिएगा। भास्कर जी को जाना जाता है बीजगणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने के लिए। ठीक है, ये अपना विशेष योगदान दिए थे बीजगणित के क्षेत्र में। कौन दिए थे? भास्कर जी, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? जो अजमेर है वो किस सूफी संत से संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर करिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से अजमेर सूफी संत संबंधित है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, बस आपको क्या करना है, याद रखना है कि 1869 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। ये सन आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, यानी कि 1869 में। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट में इसे आप नोट करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो याद रखिएगा 1869। आगे क्वेश्चन नंबर 37, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? जो रेल पथ होता है उसके मीटर गेज की चौड़ाई आपसे पूछी जा रही है, तो याद रखिएगा 1 मीटर होती है। उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? सबसे बड़े महाद्वीप की बात की जाए विश्व की तो वो एशिया है। ठीक है, एशिया याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देश है। आगे क्वेश्चन नंबर 39, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन कहाँ दिया जाता है? जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। जो भारत की संचित निधि होती है वहीं से दी जाती है इन सदस्यों की तनख्वाह, वेतन। जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनको वेतन दिया जाता है जो भारत की संचित निधि होती है वहां से। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अगर चट्टानों की बात की जाए कि उसके चट्टानों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है तो याद रखिएगा पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 41 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? जो जासूसी उपन्यास है द अनटचेबल, उसके लेखक हैं जान बानविले। जान बानविले जी का नाम आप याद रखेंगे, ये जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दिन ए इलाही की स्थापना की? दिन ए इलाही की स्थापना करने वाले का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अकबर जी को याद रखिएगा। अकबर जी ये वही मुगल शासक हैं, मुगल राजा हैं जो धार्मिक संप्रदाय जो है दिन ए इलाही उसकी स्थापना किए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सबसे पुराना ओडिया समाचार पत्र कौन सा है? सबसे पुराने समाचार पत्र की अगर बात की जाए तो समाज है वो। ठीक है, समाज ये सबसे पुराना ओडिया समाचार पत्र है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 44, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तेल रिफाइनरी कारखाना अगर बात की जाए तो वो बरौनी में स्थित है। ठीक है, बरौनी ये वही स्थान है जहाँ पर तेल रिफाइनरी का कारखाना है। यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट्स लिखा हुआ है, इसे भी एक बार देख लीजिए आप लोग। बरौनी रिफाइनरी को 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 1964 में स्थापित यह बिहार के बेगूसराय जिले के बाहरी इलाके में बरौनी में पवित्र गंगा के उत्तरी तट पर है। यानी कि जो बरौनी जगह है ना वो बेगूसराय जिले का एक बाहरी इलाका है और बेगूसराय बिहार में स्थित है। ठीक है, और पवित्र गंगा के उत्तरी तट पर ये स्थित है जो बरौनी जगह है।
1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये की पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा या ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। तो हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? अगर इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात की जाए आपसे तो आंसर करेगा जे थॉमसन। जे थॉमसन द्वारा किया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? जो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक है उसके लेखक हैं आत्माराम शर्मा। आत्माराम शर्मा जी का नाम याद रखिएगा आप लोग। ये लेखक है असमिया भाषा में जो मुद्रित प्रथम पुस्तक है उसके। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48 है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? ये भारतीय फिल्म के अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, बिहार राज्य आप याद रखिएगा। ये जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो बिहार राज्य से स्थित है। ये भारतीय फिल्म के अभिनेता भी है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ में क्या ऐसा होता है कि वो वहाँ पर अलीगढ़ मशहूर है किसके लिए? तो याद रखिएगा ताले बनाने के लिए फेमस है अलीगढ़। अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा तालों का उत्पादन किया जाता है, ताले बनाए जाते हैं, इसलिए वो ताले के लिए बहुत ही फेमस है अलीगढ़ शहर। ठीक है, याद रखिएगा। अलीगढ़ को आप भूलिएगा नहीं, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा अलीगढ़ जो है वो ताले बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भारतीय राज्य है, भारत का ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। और इसे आप अभी के अभी इम्पोर्टेंट में नोट करेंगे या फिर याद रखेंगे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन है 51। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग, 17 मई को मनाया जाता है दूरसंचार दिवस। देखिए अगला क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? राजधानी की तरफ भी एक बार आप लोग नज़र डाल के जाइएगा, वहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जापान की राजधानी, तो याद रखिएगा टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 53। भारत में सबसे लंबी सड़क है? जो सबसे लंबी सड़क है भारत की वो है जीटी रोड। जीटी रोड है ये भारत की सबसे लंबी रोड है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो जय जवान जय किसान नारा दिया गया था वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। इनका नाम आप याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? जो सौर परिवार है उसमें 8 ग्रह हैं, याद रखिएगा 8 ग्रह हैं सौर परिवार में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है वाराणसी में। वाराणसी में स्थित है भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क। ठीक है, वाराणसी याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 57। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? जो बैसाखी का त्यौहार होता है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं जो सिख लोग होते हैं, सिख धर्म के लोग मनाते हैं वैसाखी का त्यौहार, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं ये लोग। और अगर आप लोग भी वैसाखी का त्यौहार मनाते होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसाखी के त्यौहार को, सब कुछ शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये भी याद रखिएगा कि बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है। महाराष्ट्र के नासिक में कौन सी नदी निकलती है?
जो महाराष्ट्र का नासिक है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा गोदावरी। गोदावरी निकलती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से। देखिए अगला क्वेश्चन है 59। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, जो भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है वो केरल राज्य है। केरल राज्य के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, सबसे अधिक मात्रा में लोग वहाँ के शिक्षित हैं, इसलिए सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वो केरल। भारत का बात किया जा रहा है ये भी याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। उत्तर पूर्व सीमांत में पूछा जा रहा है आपसे, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव का। ठीक है, मालीगांव ये वही रेलवे स्टेशन है जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं। जो द सुटेबल बॉय उपन्यास है विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसके लेखक द सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ जी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था फैजपुर में। याद रखिएगा, फैजपुर में हुआ था 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो जो चाणक्य रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ है उसमें प्रशासनिक नीतियों का वर्णन किया गया है, प्रशासनिक नीति का वर्णन किया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके पीछे बैक करके जाकर देखिएगा, लेकिन डाउट को क्लियर करके ही जाइएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत बच्चों का सिलेक्शन 1-2 नंबर से ही रह जा रहा है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर बात की जाए मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री करते हैं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 66। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौन सा है? याद रखिएगा मोर। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बहुत लोगों को पता भी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 67। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है, फ्रियान गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऊँट को, है ना। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब क्या आंसर होगा? इसका रीज़न ये है कि उनके जो पैर होते हैं ना इतने गद्देदार होते हैं कि वो जो रेत होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो रेत ही रेत होती है, तो वहाँ पे हर कोई नहीं चल पाता आसानी से ना, लेकिन ऊँट का जो पैर होता है वो गद्दीदार होने के कारण आसानी से चल लेता है, और पूरा सामान ढोने का सब कुछ काम वहाँ पे ऊँट ही करता है। यहाँ तक कि खेत को जुताई करने का भी काम ऊँट द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगर रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं बता दी हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य यही होता है कि ऑक्सीजन का संवहन करना। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का संवहन करना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 70। किस प्रकार की मिट्टी में पानी अधिकतम मात्रा धारण करने की क्षमता रखता है? वो कौन सी मिट्टी है जो अधिक मात्रा में पानी धारण करने की क्षमता रखता है? तो काली मिट्टी। याद रखिएगा, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करती है, ये स्टोर करके रखती है पानी को। ठीक है, काली मिट्टी बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पानी को धारण करके रखती है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय नौसेना अकादमी स्थित है। जो भारतीय नौसेना अकादमी स्थित है वो कोच्चि में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग, कोच्चि में ही स्थित है भारतीय नौसेना अकादमी। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 72। युआन किस देश की मुद्रा है? अगर युआन की बात की जाए तो वो चीन देश की मुद्रा है। ठीक है, चीन की मुद्रा है युआन, याद रखिएगा।
पहले तो आप लोग नोट डाउन करिए, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। युआन ये चीन देश की मुद्रा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो पहले प्राप्त करता है यू थांट। यूथांट है भारत सरकार द्वारा जो प्रारंभ किया गया था नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति हैं ये यूथांट जी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप यूथांट जी का नाम भी याद रखेंगे कि ये नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं जो कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा था वो सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले सरदार भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 75, डेंटिलोलॉजी यानी कि संकेत भाषा किसको सूचित करती है? तो याद रखिएगा, शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को डेंटोलॉजी द्वारा सूचित की जाती है। ठीक है, शरीर विकलांगों के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन घुमाकर भी आपसे पूछे तो घबराइएगा नहीं, डेंटोलॉजी शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को सूचित करती है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व के किस लिए प्रसिद्ध है? जो रूस में साइबेरिया है वो पूरे विश्व में इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए फेमस है। ठीक है, साइबेरिया जो है वो पूरे विश्व में फेमस है अपनी ठंडी जलवायु के लिए, याद रखिएगा आप लोग। और ये साइबेरिया रूस में है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 77, शक युग के अनुसार राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया? तो चैत्र एक चैत्र 1957 शक में। ठीक है, ये वही युग है जब राष्ट्र ने राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया था। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 78, सरिस्का पशु विहार सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? अगर ये से पूछा जाए तो आंसर करेगा राजस्थान में। जो सरिस्का पशु विहार है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 79, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं उनके बीच के पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो याद रखिएगा सतपुड़ा है। ये नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, वायु का दाब किसके कारण होता है? जो वायु का दबाव होता है वो घनत्व के कारण होता है, याद रखिएगा, घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सबसे ऊंचा पुरस्कार भारत का भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न आप याद रखेंगे और इसे सबसे पहले आप लोग इम्पोर्टेंट में भी नोट करेंगे कि सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का भारत रत्न। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 82, किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? भारतेंदु के नाम से हरिश्चंद्र जी को पुकारा जाता है, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका पूरा नाम है। और क्वेश्चन बस वहीं से घुमा दिया है आपको कि किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है, भारतेंदु भी लोग इन्हें कहते हैं, तो याद रखिएगा हरिश्चंद्र जी को। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 83, भारत में स्थित ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो केटू है, याद रखिएगा। ठीक है, केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 84, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? जो चंबल नदी है वो किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से। यूपी, एमपी और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। ठीक है, ये वही राज्य है जहां से चंबल नदी गुजरती है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 85, टीक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? जो टीक है वो सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश राज्य में पैदा होती है। ठीक है,
सबसे अधिक मात्रा में टीक मध्य प्रदेश राज्य में पैदा होती है, याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 86, राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआती वर्ष पूछा जाए किस वर्ष में हुई थी राजस्थान की, तो 1959 ईस्वी, याद रखिएगा। 1959 ईस्वी में हुई थी राजस्थान में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत। ये वही वर्ष है 1959, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 87, नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमार गुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त जी से संबंधित है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 88, विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया था? जो विद्युत रासायनिक सेल है वो सबसे पहले जी लेकांसे के द्वारा बनाया गया था। लेक्लांसे, जी लेक्लांसे का नाम आप याद रखेंगे। ये विद्युत रासायनिक सेल को सबसे पहले बनाने वाले वैज्ञानिक हैं थे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 89, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी प्रसिद्ध रचना है। जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है वो कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का नाम आप याद रखिएगा। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इन्हीं की एक प्रसिद्ध रचना है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 90, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जो रेल के डिब्बे होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कपूरथला तथा पेरम्बूर में। कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे, याद रखेंगे आप लोग। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय हैं? जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा 5 रंग होते हैं ओलंपिक ध्वज में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 92, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? जो भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई की बात की जाए तो वो है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ये वही कठिनाई है भारत की जो राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आती है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 93, बुध ग्रह का दिन कितने पृथ्वी दिवस के बराबर होता है? जो बुध ग्रह का होता है मतलब एक सूर्योदय तक का समय पृथ्वी के कितने दिवस के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। 176 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है बुध ग्रह का दिन, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 94, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? जो भारत का संसदीय शासन व्यवस्था है वो विदेश जो ब्रिटेन देश है उसके निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 95, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्वकार राफेल कहा जाता था? मुगल काल के वो ऐसे कौन से चित्रकार हैं जो पूर्व में उन्हें राफेल कहा जाता है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर करिएगा बिहजाद। ये बिहजाद को ही राफेल के नाम में जाना जाता था पहले, ठीक है। ये मुगल काल के चित्रकार थे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 96, नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? जो नैना भूमरा का मंदिर है वो गुप्त काल से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। नैना भूमरा का मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट में आप नोट करिएगा, इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 97, होरा मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना का पात्र है? जो होरा है मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना का पात्र अगर पूछा जाए तो वो गोदान का है, ठीक है। गोदान रचना का पात्र है होरा, याद रखिएगा आप लोग। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 98, जनरल डायर जलियांवाला बाग संहार के लिए उत्तरदायी को गोली मारी। जो जनरल डायर थे उनको किसने गोली मारी थी? अगर ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उधम सिंह ने, ठीक है। उधम सिंह जी का आप नाम याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 99, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी अंग्रेजों से लड़ते हुए ऐसी कौन सी युद्ध है जिसमें वो मारी गई थी? तो याद रखिएगा कालपी के युद्ध में। वैसे रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम आप लोग इनकी कहानी बहुत सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि अंग्रेजों से लड़ते हुए जो कालपी का युद्ध था वहाँ पे ये मारी भी गई थी। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100,
दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जीके के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। इसके पहले भी हम लोग 250 यानी कि 250 जीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी चेकआउट कर लीजिए। आइए चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या है। रस्किन बांड किस रूप में जाना जाता है? जो रस्किन बांड है वो लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रस्किन बांड लेखक के रूप में जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं करवाने वाली हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं एसएससी एमटीएस या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन, तो ये एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आने वाली हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस नहीं किए रहेंगे तो मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपके दोस्त भी अगर तैयारी में लगे हुए हैं तो प्लीज़ उनका भी हेल्प करिएगा मेरा वीडियो शेयर करके। और जैसा कि मैं अभी आपको बताई कि जीके का जो 250 क्वेश्चन था हम लोग कंप्लीट किए थे, वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको चैनल पर जाकर चेकआउट करिएगा। मैंने वो सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वीडियो में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो या फिर कुछ बात कहनी हो या फिर किसी और सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। ओके, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।